हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एक तो जो चीन और अमेरिका के बीच में एआई वॉर शुरू हो गया है, उस सबसे बड़ा दिलचस्प ये मामला है। पूरे डिटेल बात करेंगे और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक रिमाइंडर लगा दूं आपको कि बीपीएससी का यानी 71st बीपीएससी का जीएस बैच शुरू हो चुका है। एक नया 4th बैच है ये। 3 बैच बहुत शानदार ढंग से चल रहे थे, सीटें फुल हो गई थी, तो एक नया बैच फिर से डिमांड पर आप लोगों के वो लाया गया है। ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। और यूपी पीसीएस का जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, और रेलवे के, बिहार पुलिस के, ये सब कुछ लॉन्च होने वाला है जल्द ही कोर्स से। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। प्रश्न यहाँ पर होगा, अमेरिका और चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो टकराव हो रहा है, उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की है? इसका आंसर क्या होगा? जहाँ पर आयोजन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? तो फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये आयोजन हो रहा है। ठीक है, देखिए, चीन और अमेरिका बिल्कुल की कंपनियां जो है ना आमने सामने हो गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और उसी के बीच में ये एक्शन समिट हो रहा है। इससे पहले तक यानी 2024 तक अमेरिका ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में आगे था, देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही अभी जनवरी 2025 में चीन ने डीप सीक नाम का एक एआई जो पूरा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, और वो भी ओपन सोर्स, मतलब सबके लिए फ्री। उसके बाद से अमेरिकी कंपनियों के बीच में हड़कंप समझ गया और एक तरह से वॉर शुरू हुआ है। उसी के बीच में ये आयोजन हो रहा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो वहाँ गए हैं, एक तो भव्य स्वागत हुआ वहाँ पर शिखर सम्मेलन से पहले। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने स्वागत किया, रात्रि भोज भी हुई। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये 6ठी फ्रांस यात्रा है। ठीक है, तो एआई ये समिट हो रहा है, और कुछ जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं दुनिया के, वो यहाँ पर बोलेंगे, और बहुत सारे देश इसमें आ रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है बेसिक एक नॉलेज के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? हिंदी में कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब ऐसी मशीन, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बुद्धिमान हो, खुद से डेटा एनालिसिस कर सके, बात कर सके, भाषाएं बोल सके, समझ सके। मतलब एक ह्यूमन ब्रेन जो काम करता है ना, कुछ वैसा ही काम एक मशीन कर सके, सॉफ्टवेयर कर सके। तो ये एआई का बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, और अब चीन की कंपनी जो है ना डीप सीक नाम से, जो उसने ओपन सोर्स एआई पूरी जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये सब तो देख रहे हैं, लेकिन एआई बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रूप से ये इस्तेमाल हो रहा है। अब हम लोग ये समझते हैं, ये जो एक्शन समिट हो रही है उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, कब से कब तक है आयोजन? 10 से 11 फरवरी 2025। कहाँ पर हुआ है? तो पेरिस, फ्रांस में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में? भारत और फ्रांस के संयुक्त अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, दोनों मिलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कौन सा वह संस्करण है ये? तो तीसरा संस्करण है। इससे पहले 2 जो संस्करण है वो ब्रिटेन में आयोजित हुए थे, और एक छोटी बैठक हुई थी सियोल, दक्षिण कोरिया में, लेकिन उसको समिट नाम नहीं दिया गया था। कितने देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं? 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के टॉप जो अधिकारी हैं, अलग अलग कंपनियों के सीईओ, वैज्ञानिक, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, 3 प्रमुख उद्देश्य इसके बताए गए हैं, मतलब सार्वजनिक रूप से, लेकिन हिडन एजेंडा भी है। 3 जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो एआई के जो यूजर्स हैं उसकी स्वतंत्रता, सुरक्षित वो रहें, और विश्वसनीयता वो प्रदान किया जाए। ठीक है, एनवायरनमेंट को लेकर अधिक अनुकूल एआई डेवलप किया जाए, और एआई का ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो सके, जो प्रभावी हो और सबके लिए इस्तेमाल के लायक हो सके। ठीक है, लेकिन द हिंदू का ऐसा कहना है, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक हिडन एजेंडा भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अमेरिका और चीन के बीच में जो युद्ध की स्थिति है, एआई युद्ध है, एआई वॉर, उसको रोकना किस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे सार्वजनिक सेवा में एआई का क्या उपयोग है, आगे भविष्य क्या होगा,
इनोवेशन, इन सब चीज़ को लेकर, एआई को लेकर जो फेथ है कि वो गलत ना करे कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों पर भी ये हो रहा है। अब सवाल ये होगा कि आखिर क्यों इस बार की बहुत ही चर्चा में है। अगर आप इस पर सर्च करेंगे ना, इस समिट को लेकर बहुत सारे आर्टिकल आपको दिखाई देंगे, हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के, और दुनिया भर के अखबारों में इसकी चर्चा है। देखिए, इससे पहले जो समिट हुए थे ना, वो ब्रिटेन में हुए थे, उसमें और इस पेरिस वाले में, जो पेरिस की जो समिट है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या है? चीन और डीप सीक, उसका बहुत कम लागत से जो बना हुआ मॉडल है, एआई मॉडल है, जिसने अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे दी है। अब तक देखिए दुनिया में क्या हो रहा था, आप भी सुनते होंगे, ओपन एआई का चैट जीपीटी है, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है, गूगल का जेमिनी है। तो इस तरह के बहुत सारी जो एआई प्लेटफॉर्म है वो सब देख रहे थे, और इन सब को सपोर्ट कर रहा था अमेरिकी कंपनी एनवीडिया। उनके बनाए हुए जो हार्डवेयर हैं उसके ज़रिए वो लोग ये काम कर रहे थे। और बहुत सारे कि एआई में चीन जो है ना आगे ना बढ़े, इसको लेकर बहुत सारे सैंक्शंस भी थे जो हिडन तौर पर थे। लेकिन 2025 की शुरुआत में अभी चीन की एआई लैब ने डीपसेक का ओपन सोर्स मॉडल जारी कर दिया। तब दुनिया का ध्यान इस पर गया। मुख्य कारण ये है कि डीपसेक जो है ना, ये वाला, ये कई सारे पैरामीटर्स पर ओपन एआई का जो लेटेस्ट मॉडल है उसे कॉम्पीट कर रहा है। और इतने सैंक्शंस के, हिडन सैंक्शंस के बावजूद उसने क्या किया, उसने एनवीडिया के बहुत सारे हार्डवेयर जुटाए, धीरे धीरे कई सालों से खरीदे, और उसके बाद फिर मशीन लर्निंग को अंजाम दिया। और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम खर्च में उसने पूरा मॉडल तैयार कर दिया, और ऐसे में उसने फ्री कर दिया। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो अमेरिकी कंपनी है जो उन सर्विसेज को बेच रही थी, अब वो सब सर्विसेज बहुत सारे डीपसीक ने फ्री कर दिए। ठीक है, तो इस शिखर सम्मेलन का आप महत्व समझिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो भी मौजूद हैं वहाँ पर, जो वहाँ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहली विदेशी आधिकारिक यात्रा पर इसी मुद्दे पर पहुँचे। यहाँ पर ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के हैं जो हैं वो ब्रैड स्मिथ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ये सब इसमें मौजूद हो रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और चीन ने खास तौर पर, चीन के राष्ट्रपति ने, शी जिनपिंग ने खास तौर पर अपना विशेष दूत यहाँ पर भेजा है, वाइस प्रीमियर को भेजा है, मतलब उसको कह सकते हैं उप प्रधानमंत्री टाइप के, ठीक है, झांग गुओकिंग, उनको भेजा है। तो ये बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर इस पर चर्चा होने वाली है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो दुनिया भर में जो एक टकराव की स्थिति है, और उसमें अमेरिका और चीन आमने सामने है। ओके, तो अब यहाँ पर यह भी सवाल होगा कि आखिर भारत का क्या प्लान है एआई को लेकर। देखिए, अभी बहुत सारी कंपनियां अपनी तकनीकी ज़रूरतों के लिए अपनी चीज़ों को एआई से जोड़ रही है, और ज़्यादातर जो हम लोग अभी जो कंपनियां काम कर रही हैं ना, वो अमेरिकी कंपनियों से ही जुड़ के काम कर रही है। भारत में भी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अब देखिए कब तक भारत जो है वो, या भारतीय कंपनियां एआई का एक मजबूत टूल बनाकर उभरे, देखते हैं। और अगले 2 साल में, यानी 2047 तक 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसको लेकर, एआई को लेकर। ठीक है, और अभी जो बजट है उसमें एआई मिशन पर 500 करोड़ रुपए के भी खर्च का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, और देश भर में 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर उसको बनाने की भी बात हो रही है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि एक बड़ी समिट हो रही है एआई को लेकर, और उसमें भारत और फ्रांस मिलकर अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी भारत सह अध्यक्ष है। तो इस वजह से ये थोड़ा जो पॉइंट है ये डिटेल में आपको मैंने समझाया एआई को लेकर। ठीक है, तो जो आने वाले वक्त में एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रांस में हो रहा है, एक बार मैप के ज़रिए फ्रांस में चलते हैं। ये प्यारा भारत है अपना, और यूरोप है ये पूरा इलाका, उसी में ये देख रहे हैं आप फ्रांस, और उसी की राजधानी पेरिस में ये आयोजन हो रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर करिए। और अब तो कई सारे क्लासेस अब
आप लोगों को लाइव देखने को मिल रही हैं। पॉलिटी के क्लासेस चल रही हैं शानदार ढंग से, अविनाश सर बहुत शानदार क्लासेस ले रहे हैं। हिस्ट्री के क्लास भी चल रही हैं इवनिंग को, वो भी यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है। सत्येंद्र सर हैं, शानदार पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। तो वो भी आप लोग देखिए, आपके एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए पूरा कंटेंट दे रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाइएगा तो पूरे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न होगा, किस हिंसाग्रस्त राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने फरवरी 2025 में पद से इस्तीफा दे दिया? जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही तत्कालीन हो गए, ठीक है, अब तो है नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मणिपुर। अब एक मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर खबर, ये करंट अफेयर्स क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हिंसाग्रस्त क्षेत्र है। 2 साल से वहाँ पर भयानक तनाव है, बहुत सारे लोग मारे गए। तो न्यू दिल्ली में एन बीरेन सिंह पहुँचे थे और गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो 2017 मार्च 2017 में मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और उनका इस्तीफा इस समय आया है जब बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है। 2 साल हो चुके हैं, अभी भी मारकाट चल रही है मणिपुर में, ठीक है। और ये हिंसा शुरू कब हुई थी? 3 मई 2023 को शुरू हुई थी। 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। और इस्तीफा भी देने की वजह बनी है। क्या वजह बनी है? द हिंदू का कहना है कि इस्तीफा जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद आया है। हुआ यूँ कि एन बीरेन सिंह जो है ना, उनका एक ऑडियो वायरल हो गया और उसमें वो कुकी समुदाय के खिलाफ हिंसा करने के बहुत सारे आरोपों को स्वीकार करते हुए सुनाई दे रहे थे। और अब ये जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चाई के लिए कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग इनमें जो आवाज़ है वो एन बीरेन सिंह की है या नहीं। इसके बाद फिर उनको इस्तीफा, उन्होंने कह दिया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप खबरें, जब हिंसा हुई थी बहुत बुरी दशा में, और 2 साल बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि इतनी ख़राब हालत वहाँ की है, ठीक है। शुरुआत यही हुई थी, शुरू में जुलाई 2023 में एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें सैकड़ों की भीड़ जो है 2 महिलाओं को नग्न परेड करा रही थी। और फिर लोगों का ध्यान गया कि हाँ, वहाँ पर किस तरीके की हिंसा चल रही है। एक बार मणिपुर देखते हैं कहाँ पर है, क्या है, मैप के ज़रिए। ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उसी में ये रहा मणिपुर। अब बाकी पड़ोसी राज्य को आप देख रहे हैं। यहाँ पर 2 कम्युनिटी है, एक मैतई है, एक कुकी, ठीक है। और उन दोनों के बीच में ये हिंसा चल रही है। हिंसा अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। हिंसा कैसे शुरू हुई थी? तो 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया था और राज्य सरकार से कहा था कि मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने पर विचार किया जाए। और इस आदेश के बाद कुकी और मैतई समुदाय के बीच में जाती है हिंसा शुरू हो गई थी, ठीक है। और तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो मतलब इतना भयानक ढंग से जो है वो पिछले कुछ दशकों में नहीं देखा गया था कि 2 कम्युनिटी इस तरह से डिवाइड हो गए थे, ठीक है। कई सारे तो अखबार और जो लेखक हैं वो इसको जेनोसाइड की तरह भी देख रहे थे, जिस तरीके से लोग मारे गए वहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी स्थिति है। क्या है मामला अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है ना कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी है। हाँ, वहाँ 2 समुदाय हैं मुख्य तौर पर, एक है कुकी और एक है मैतई समुदाय। मैतई जो है वो बहुसंख्यक है और कुकी और कुछ नगा अलग भी है। नगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब में है। मैतई समुदाय चाहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाए उसको, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब के में जो शामिल हैं कुकी समुदाय वो इसके खिलाफ है। सारा विवाद इसी को लेकर है, ठीक है, कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए और दूसरा कह रहा है कि नहीं दिया जाए, ठीक है। अब कहानी बड़ी लंबी है। इसमें दरअसल मैतई समुदाय के जो लोग हैं वो इसके जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर रहते हैं और कुकी समुदाय के लोग वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। और वहाँ पर क्या है कि उनको
बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं कि वो उस जगह पर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो मैतेई इसी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमें भी वो दर्जा मिल जाए ताकि हम भी फैल सकें। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है, लेकिन बहुत दिनों बाद ये इस्तीफा हुआ है। मणिपुर की बात कर रहे हैं हम। मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। ये कौन है भाई साहब? तो ये हैं पूर्व गृह सचिव देश के। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के खर्च के साथ स्किल इंडिया प्रोग्राम यानी SIP को वर्ष 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दी है? अब पुनर्गठन क्या है वो भी बताएंगे आगे। आंसर क्या होगा? 8800 करोड़ रुपए। ठीक है, 8800 करोड़ रुपए ये स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो ये केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हाल ही में ये फैसला ले लिया है। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम, इसको लेकर सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा इसको टारगेट कर रही है, देख रही है चीज़ों को, क्योंकि इसमें कई सारी दूसरी योजनाएं थे उसको शामिल कर लिया गया, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, ठीक है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जन शिक्षण संस्थान, तो वो अलग अलग समुदाय आधारित जो कौशल योजना थी, तो उन सबको शामिल कर लिया गया है और एक स्किल इंडिया प्रोग्राम ये इसको कर दिया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? इसमें यही होता है कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो नौकरी के लायक बन सकें या फिर खुद अपना व्यापार या उद्योग चला सकें। ठीक है, स्किल डेवलप किए जाते हैं, बेहतर किया जाता है, और इसी के लिए ये 8800 करोड़ रुपए जो है ना वो खर्च करने का प्लान सरकार का है। अगला प्रश्न लेते हैं। RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जो कि 2025 फरवरी में की है, तो उसमें रेपो रेट को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% पर कर दिया है? कितना बेसिस पॉइंट कम किया गया है? आंसर का 25। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिए गए। अब 2-3 सवाल होते हैं कि बेसिस पॉइंट क्या होता है, मौद्रिक नीति समीक्षा क्या होती है, और दूसरी बार रेपो रेट क्या होता है, सब बताते हैं। वैसे जो BPSC के क्लासेस चल रहे हैं ना, उसमें अविनाश सर ने शानदार ढंग से इसको डिफाइन किया है। तो इसमें आंसर क्या होगा? 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। बेसिस पॉइंट क्या है? मतलब 100 में कितना 1% को 100 देख लिया गया 1% को, और उसमें से कितना तो 0.25% जो है ना वो घटाया गया है, इसलिए हम इसको 25 बेसिस पॉइंट कहते हैं तकनीकी भाषा में। ओके, तो ये बेसिस पॉइंट हो गया, मतलब 1% को 100 मान लिए, उसमें से कितना कम किए हैं तो ये कम किए हैं, और टोटल अभी कितना पर हो गया है तो 6.25% पर हो गया है। तो अभी जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसी ने ये तय किया है, MPC शॉर्ट में कहते हैं इसको। पहले ये काफ़ी लंबे समय से 6.5% पर था रेपो रेट, अब 6.25% पर कर दिया गया है। ओके, तो और आपको बताऊं कि पिछली बार लास्ट में, मतलब फरवरी से पहले जो मीटिंग हुई थी MPC की, वो दिसंबर 2024 में हुई थी, और 11 बार ऐसा था कि रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया था, 6.5% था। उसके बाद अभी फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट कम करके ये 6.25% पर कर दिया गया है। अब सवाल होगा कि रेपो रेट होता क्या है, क्या कहेंगे रेपो रेट को? देखिए, अगर आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जैसे बैंक हमें आपको जो कर्ज देता है ना, उस पर ब्याज देना होता है आपको हमें, ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, और ये रकम वो RBI से कर्ज के तौर पर लेते हैं। बहुत सारा पूरा बिजनेस तो आपसे जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उससे चलता है, लेकिन उसको अपनी भी ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं, तो वो RBI से कर्ज के रूप में लेता है, और इसी लोन पर, मतलब बैंक जो RBI से ले रहा है ना, उस पर उसको भी ब्याज देना होता है, तो इसी को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब सवाल होगा कि रेपो रेट का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, RBI के पास रेपो रेट एक टूल है महंगाई से लड़ने के लिए, एक शक्तिशाली टूल है। ये सवाल आया था पिछली बार BPSC में और UPSC में। ठीक है, शक्तिशाली टूल के बारे में उसको डिफाइन करिए या क्या है। ओके,
देखिए जब क्या होता है ना, जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ाकर इकॉनमी में यानी पूरी अर्थव्यवस्था में मनी का फ्लो कम करने की कोशिश करता है। अब ये कैसे कम होता है, तो देखिए क्या है कि बैंकों से अगर कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होगा तो बहुत सारे लोग लोन लेने जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर लोन जो है वो महंगा है यानी ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, लोग सोचेंगे ना कि अभी नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ईएमआई पड़ रहा है, हमें ब्याज ही बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग लोन कम लेते हैं और ऐसे क्या होता है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। अच्छा, लोग भी कोशिश करते हैं कि चलो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, बेहतर जो है वो ब्याज मिल रहा है, ओके। तो इस तरीके से ये लिक्विडिटी को कम करने का एक तरीका है और बढ़ाने का भी तरीका है। अगर मार्केट में महंगाई बिल्कुल कम हो गई तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा होता है, दिक्कत होती है। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो रेपो रेट को बढ़ाते हैं, कम हो रही है तो रेपो रेट को धीरे धीरे कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। और जो महंगाई है ना उसको कंट्रोल करने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है ना वो आरबीआई को दी हुई है सरकार ने। सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन प्राथमिक तौर पर ये एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके ज़रिए ये काम किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। किस देश में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का चौथा स्क्वाड्रन, फोर्थ, वो भारत को अभी 2025 के अंत तक मिलेगा? तो आंसर क्या होगा, रूस। आपको पता ही होगा S-400 के बारे में क्योंकि कई बार चर्चा ये हुई है। तो तमाम न्यूज़पेपर्स का ये कहना है कि भाई इस साल तक आप चौथा स्क्वाड्रन मिल जाएगा। तो भारत ने रूस से कितने स्क्वाड्रन खरीदने हैं? 5, टोटल 5 यूनिट खरीदे हैं। तो 3 तो वो आ चुकी हैं और ये फिर और आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 2025 के बाद फिर 2026 तक मिलने की उम्मीद है S-400। ये जो देख रहे हैं ना आप, यही है S-400। और सबसे पहले इसको जो S-400 आया था ना उसको कहाँ पर तैनात किया गया था? भारत में पंजाब में तैनात किया गया था, पाकिस्तान और चीन की हरकत को देखते हुए, ठीक है। और भी दूसरी जगह इसको स्थापित किया जाएगा। और ये जो माना जाता है कि दुनिया का बेहतरीन जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हवा के जरिए जो भी अटैक हो रहे हैं उन सब को रोकने का काम करता है। 400 किलोमीटर दूर के रेंज तक दुश्मन की जो मिसाइल है, ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है, उसको हवा में ही मारकर उसको रोक देता है, ठीक है। दुश्मन की मिसाइल हो, ड्रोन हो, रॉकेट लॉन्चर हो, फाइटर जेट्स है, इन सब को रोक लगाने में ये कारगर है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। S-400 जो है ना वो पूरा सिस्टम मोबाइल होता है, मतलब रोड के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। और इसमें इसका जो रडार है ना वो 600 किलोमीटर दूरी तक के मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और 400 तक के को मार सकता है और एक साथ 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है और उसको ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रूस से ये मिला है भारत को। और ये कैसे काम करता है, इसकी कई सारी यूनिट्स होती हैं, उसमें रडार सिस्टम अलग होता है, कमांड सेंटर अलग होता है, और इस तरीके से जो भी दुश्मन आ रहे हैं उसको मार गिराने का काम होता है। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तय हो गया है, आंसर होगा महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में यह स्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन्होंने आशीष शेलकर, उन्होंने ये 8 फरवरी को इसके बारे में सूचना दी है और एक टास्क फोर्स का गठन किया है इस यूनिवर्सिटी को लेकर। इसमें IIT मुंबई के डायरेक्टर, इसके अलावा गूगल इंडिया, महिंद्रा ग्रुप, L&T और बहुत सारी कंपनियों के जो है ना वो प्रमुख लोग इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। और जो मार्केट को अभी AI इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो वो किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, कैसे पढ़ाई की जाए ताकि मार्केट को, इंडस्ट्री की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके, तो उसी पर ये आधारित है, ठीक है। उसी के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया? आंसर होगा मनसुख मांडविया। वो कौन है? तो श्रम और
रोजगार मंत्री हैं और युवा मामले, इसके अलावा खेल मंत्री भी हैं वो। तो 8 फरवरी को गांधीनगर में ये आयोजन हुआ, गुजरात में ये पहला था ये बिम्स्टेक सम्मेलन। ठीक है, बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसका मुख्यालय ढाका में है, यानी बांग्लादेश में है। 7 देश हैं इसमें, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, तो ये क्या बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी में जो क्षेत्र देश हैं तो उन सब का एक संगठन है। ओके, और भारत की इसमें काफ़ी दिलचस्पी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। उग्र स्वतंत्रता सेनानी माने जाने वाले सैम नुजोमा, उनका निधन हो गया 8 फरवरी 2025 को। तो किस देश के संस्थापक रहे हैं? आंसर होगा नामीबिया। ठीक है, नामीबिया उसके संस्थापक रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि नामीबिया जो है ना वो पहले साउथ अफ्रीका के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, और साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक रंग भेद की नीति थी, तो इससे परेशान नामीबिया भी था। तो और इसके खिलाफ जो है ना वो सैम नुजोमा ने बड़े लंबे समय तक उग्र आंदोलन किया था, उग्रता से, और बाद में फिर आज़ादी मिली नामीबिया को 1990 में, दक्षिण अफ्रीका से अलग वो हुआ था। ठीक है, उसी के बाद फिर रंग भेद नीति जो दक्षिण अफ्रीका में भी समाप्त हुई थी, और नेल्सन मंडेला उनकी जो भूमिका जो महत्वपूर्ण है वो सफल हुई थी। ठीक है, तो ये नामीबिया के संस्थापक के तौर पर माने जाते हैं। एक बार मैप में नामीबिया को भी देख लेते हैं, ये प्यारा भारत है। और अब चलेंगे हम लोग अफ्रीका की ओर। अफ्रीका में है नामीबिया, और ये रेड कलर में देख रहे हैं, यहीं से हम लोगों ने चीता भी मंगवाए हैं। यहाँ की राजधानी है विंड होएक, आबादी करीब 26 लाख के आसपास है। अगला प्रश्न लेंगे, अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 फरवरी को, और इस बार की थीम है लिप्स ऑफ होप। ठीक है, इसी थीम पर ये आयोजित किया जा रहा है, तेंदुआ अरब में। ठीक है, वहाँ पर लुप्त प्राय प्राणी है वहाँ। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न लेंगे हम लोग, बाकी प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2025 में नेटपैक यानी एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क, उसका पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? आंसर होगा बैड गर्ल। ये तमिल फिल्म है बैड गर्ल, और उसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम कहेंगे तो ये मूवी जो है ना वो अनुराग कश्यप और वेट्री मारन के द्वारा प्रस्तुत की गई है, प्रेजेंट किया गया है। और इस मूवी में कई सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, जैसे अंजलि शिवरामन, शांति प्रिया, हिथू हारून वगैरह वगैरह। ठीक है, हालांकि इसका टीजर जो है काफ़ी विवादित रहा है। तो ये था इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।